Hello friends, welcome back to the channel English Cottage and Avinash Mehta welcomes you all from the core of my hearts। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी क्लास 12 के प्रोज सेक्शन के यानी गद्य भाग के दूसरे चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उसने कहा था, और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये कहानी एक प्रेम प्रसंग के साथ साथ देशभक्ति के ऊपर भी आधारित है। मतलब ये कहानी एक ट्रू लव के साथ साथ हमारे राष्ट्र हित पे जाकर के ख़त्म होती है, देश सेवा पे जाकर ख़त्म होती है। और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसके साथ रहें और उसे पालें। उससे अलग रह करके भी आप उस मोहब्बत को ज़िंदा रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने लाइफ में अपने ड्यूटी को भी कर सकते हैं ईमानदारी से, और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यही सच्चा प्यार है और हमारे जीवन का मतलब भी है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान जाते हैं। लेखक परिचय देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जान जाते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को, याद रखेंगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर यानी कि राजस्थान में हुआ था। जयपुर जो कि राजस्थान का कैपिटल सिटी है, राजधानी है। तो राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, जयपुर में, तथा इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हो गई थी। बेसिकली जो लेखक थे यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नाम के गांव से बिलोंग करते थे, यानी वहीं के ये वसिंदे थे। इनका जन्म भले ही जयपुर में हुआ था, लेकिन इनके पूर्वज और इनकी जो खानदानी ज़मीन थी वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में एक छोटे से गांव जिसका नाम गुलेर था, वहीं पे रहते थे, और इनका भी बचपना वहीं बीता। और इसी वजह से उस गांव के नाम पे इन्होंने अपना टाइटल भी लगा लिया गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनके गांव का नाम गुलेर था, ओके, और इनका नाम हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओके। ये गुलेरी ऐड कर लिए अपने टाइटल में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हम लोग देखेंगे, जैसे कि उसने कहा था, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये एक कहानी है, आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या है ये उसने कहा था, तो ये एक कहानी है। उसी तरीके से बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन इत्यादि उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। उन्होंने निबंध भी लिखा था। कुछ निबंध हैं पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, भारतवर्ष, डिंगल, देवना प्रिय, संस्कृत की टिपरारी इत्यादि। तो निबंध याद रखिएगा, उनके द्वारा लिखा गया पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, भारतवर्ष, डिंगल, देवना प्रिय, संस्कृत की टिपरारी, ओके। और इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन इत्यादि, ओके। इन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ रचनाएं की, यानी कि अंग्रेजी भाषा में भी ये कुछ कहानियाँ और कुछ पोएट्री भी लिखे थे, जिसमें से कुछ हैं अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र। इसके ऊपर वो एक कमेंट्री लिखे थे, ओके, यानी कि इसके ऊपर कुछ वो लिखे थे वात्स्यायन के कामसूत्र बुक के ऊपर। दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब बुराई होता है, आलोचना होता है, और लिटरेरी का मतलब लिटरेचर यानी कि साहित्य होता है। तो साहित्य के बारे में उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म किया था, साहित्य के बारे में कुछ आलोचना उन्होंने लिखा था द लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक में। और पोएम बाय भास इत्यादि, ये कविता है। पोएम का मतलब कविता होता है, ओके, और पोएम बाय भास, तो याद रखिएगा इनकी कुछ रचनाएं अंग्रेजी में भी, ओके। अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
अ पोएम बायभास इत्यादि। तो ये हम लोग लेखक के बारे में देख लिए कि इनका जन्म जयपुर में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण हिमाचल प्रदेश के गांव गुलेर में हुआ था और उसी नाम के वजह से इन्होंने अपना टाइटल गुलेरी रख लिया। ओके, आइए अब हम लोग अपने चैप्टर यानी कि पाठ को शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। तो इस कहानी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। मार्मिक कहानी है, यानी कि ये काफ़ी मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी। और 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। उसी के पृष्ठभूमि पे यानी कि उसी के ऊपर आधारित ये कहानी है, उस विश्व युद्ध की इसमें चर्चा है। ओके, और ये काफ़ी इमोशनल कहानी है। आइए देखते हैं। इस कहानी के जो कथानायक हैं उन्होंने प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर इस कहानी को लिखा है। यानी कि हमारे गुलेरी जी, ओके, हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं इस कहानी के नायक हैं, कथानायक हैं। और उन्होंने इस कहानी में क्या क्या दिखाया है, तो प्रेम को दिखाया है, त्याग को दिखाया है, प्रेम में त्याग कैसे किया जाता है। ओके, और कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है। ओके, इन्हीं सारी चीज़ों को केंद्र में रखते हुए इस कहानी को उन्होंने लिखा है। ओके, आइए शुरू करते हैं। यह कहानी अमृतसर के एक बाज़ार से शुरू होती है, यानी कि इस कहानी में पंजाब के अमृतसर की जिक्र की गई है। वहीं से अमृतसर से ही ये कहानी शुरू होती है, अमृतसर के एक बाज़ार से। और प्रथम दृश्य में ये कहानी 5 दृश्य में है मूलतः। ओके, तो प्रथम दृश्य में एक बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पूठ है। तो इस कहानी में किस किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो एक छोटे से लड़के और एक लड़की के मन में जो निश्चल प्रेम एक दूसरे के प्रति उभरता है, ओके, उसका जिक्र किया गया है। और महायुद्ध का मतलब वर्ल्ड वार, जो विश्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध के वातावरण में इस घटना के कई साल बाद जब ये वर्ल्ड वार होता है, ओके, 1914 से 18 के बीच, तो लहना सिंह वही लड़का था, ओके, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो लहना सिंह के बारे में और वर्ल्ड वार के बारे में, और एक बालक और बालिका, यानी कि वही लहना सिंह बालक है और एक लड़की है 8 साल की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो उन्हीं के बारे में ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि हमारा मानसिक, इसमें काफ़ी कुछ समझाने का कोशिश किया गया है दिमागी रूप से। ओके, इसमें ऑथर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर के प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पे जाकर के समाप्त हो जाती है। यानी कि यह कहानी शुरू होती है बचपना से, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रारंभिक चहल पहल से। ओके, यानी कि बचपना से शुरू होती है प्रेम और कर्तव्य, यानी कि उसके बाद उस बच्चे को प्रेम होता है, उसके बाद इसमें उसके कर्तव्य को भी दिखाया गया है अपने देश के प्रति। और उस तरीके से कर्तव्य के विकट कठिन पथ, यानी कि विकट पथ का मतलब कठिन पथ, तो कठिन पथ को पार करते हुए ये जो कहानी है ये मृत्यु शैया पे जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कि उस लड़के की मौत हो जाती है। ओके, मृत्यु शैया पे वो सो जाता है और ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी उसके बचपना से, उसके प्रेम प्रसंग से होते हुए उसके मृत्यु शैया तक पहुंचती है। उसमें उसके ड्यूटी को भी दिखाया गया है अपने देश के प्रति। ओके, चलिए देखते हैं। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। इसमें कहा गया है कि इसमें सिर्फ प्रेम के प्रति आपके मन के वेदना को नहीं दिखाया गया है, बल्कि इस कहानी में आपके कर्तव्य के प्रसन्नता को दिखाया गया है कि आप अपने काम को कितने अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। इस कहानी में आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब कि लोकल भाषा में ये लिखा गया है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, इसमें आपको लोकल भाषा का जिक्र मिलेगा इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो। ओके, और काफ़ी बेहतर तरीके से लिखा गया है। यह कहानी जो है यह हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है, मतलब कि हिंदी कहानी, हिंदी साहित्य की ये कहानी एक धरोहर है, यानी कि हिंदी साहित्य में इस कहानी को एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। ओके, और हिंदी साहित्य की एक धरोहर है। ओके, ये कहानी, आइए इस कहानी को अब शुरू कर लेते हैं। अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से ये कहानी शुरू होता है। यानी कि ये कहानी शुरू होता है, एक 8 साल की लड़की है जो कि सिख यानी कि पंजाबी है, और एक 12 साल का लड़का है वो भी सिख है यानी कि पंजाबी है।
तो 8 साल की लड़की और 12 साल के लड़का के छोटे से वार्तालाप यानी कि इनके बीच एक छोटी सी बातचीत होती है और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये दोनों जो बच्चे थे अपने मामा के घर आए हुए थे, ओके, और ये बालक और बालिका दोनों बाजार में सामान खरीदने आए हुए थे अमृतसर में, ओके। अपने मामा के घर दोनों गए हुए थे और दोनों बाजार आए हुए थे अमृतसर के, ओके, कुछ सामान खरीदने। सड़क पे घोड़े गाड़ियों की लगातार आवागमन जारी था, यानी कि सड़क काफ़ी व्यस्त था। उस समय घोड़ा गाड़ी का समय था, 1914-15 में आप समझ सकते हैं, ओके, उससे भी पहले। तो उस समय ये कार बसें ये सब नहीं थी उतना, और घोड़ा गाड़ी का ज़माना था। तो सड़क पे लगातार घोड़ा गाड़ी जो है वो चलता रहता था। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी बड़े बड़े घोड़ों की सवारी और काफ़ी तेज़ गति से उनका घोड़ा गाड़ी सड़कों पे दौड़ते रहती थी। यानी कि ये कहानी उस समय की है जब भारत हमारा अंग्रेज़ों का गुलाम था। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे और ये कहानी 1914 से पहले की है, ओके। ये बच्चे जब छोटे थे तब तो बताया गया कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वे बड़े बड़े और काफ़ी तेज़ गति से गुजरने वाले घोड़ा गाड़ी पे बैठ करके सड़क से गुजरा करते थे और काफ़ी तेज़ रफ्तार से उनकी घोड़ा गाड़ी गुजर जाती थी सड़क से। अगर उनकी घोड़ा गाड़ी किसी के ऊपर से भी गुजर जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं था, चाहे किसी की जान जाए या कोई घायल हो। यानी कि उन लोगों को कोई परवाह नहीं था कि उनका घोड़ा गाड़ी किसी को घायल कर रहा है, कोई रास्ते से गुजर रहा है, उसको कुचलते हुए, उसको घायल करते हुए ये लोग चले जाते थे। इनका कोई परवाह नहीं होता था कि कोई घायल हो, कोई मरे, ओके। ये अंग्रेज लोग किसी का परवाह नहीं करते थे। उसी परिस्थिति में उस लड़के ने, यानी कि जो 12 साल का लड़का था, उस लड़के ने एक 8 साल की लड़की को इसी तरह के घोड़ा गाड़ी से कुचलने से बचाया था। यानी कि ये लड़की जो 8 साल की थी अपने मामा के घर अमृतसर आई हुई थी और बाजार आई हुई थी, उस लड़की को वो घोड़ा गाड़ी उस दिन कुचल देता, किसी अंग्रेज अधिकारी का घोड़ा गाड़ी, लेकिन उससे बचाया था उस 12 साल के लड़के ने उस लड़की को घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से। उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी और वो जब भी मिलते थे बाज़ार में, वह लड़का उस लड़की से यही पूछता था, क्या तेरी कुड़माई यानी कि सगाई हो गई। यानी कि उसके बाद से इन दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती हो गई जब ये लड़का उसका जान बचाया तो। और उसके बाद जब भी बाज़ार में ये लोग मिलते थे तो वो लड़का इस लड़की से यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब सगाई होता है, ओके, यानी कि तेरी सगाई हो गई। शादी से पहले जब सगाई होती है तो उसको कुड़माई भी कहा जाता है। तो वो पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, ओके। लड़की आंखें चढ़ाकर दौड़ करके भाग जाती थी। यानी कि लड़की जो है उस लड़का को ऐसे आंखें दिखाती थी जब वो पूछता था, तो यानी कि ना के सेंस में एक तरीके से आंखें ऐसे दिखा करके, आंखें तोड़ के वहाँ से भाग जाती थी, ओके। लड़का उसका मुंह देखता रहता था, ऐसा अक्सर हुआ करता था। यानी कि वो लड़की चली जाती थी, वो लड़का उसको देखता रहता था, ओके, तब तक जब तक कि उसका चेहरा दिखता था तब तक वो उसको देखता था। ऐसा अक्सर होने लगा। जब भी वो लड़की आती थी ये उससे यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, ओके, यानी कि तेरी सगाई हो गई, शादी फिक्स हो गई तेरी। एक दिन उस बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसके उम्मीद के विरुद्ध जवाब दिया और बोली हाँ हो गई। तो एक दिन की बात है, इसी तरीके से उस लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उस लड़की ने बोला हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक जाता है और पूछता है कब। लड़का को इस बात का उम्मीद नहीं था, वो ऐसे ही उससे पूछता था। उसको लगता था कि वो लड़की कुछ नहीं बोलेगी या फिर ना में जवाब देके चली जाएगी, लेकिन आज वो लड़की जब हाँ बोली कि मेरी कुड़माई हो गई, मेरी सगाई हो गई, तो लड़का चौंक जाता है और पूछता है कब हुई। लड़की कहती है कल, देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू, और भाग जाती है। तो वो लड़की बोलती है कि कल ही मेरी सगाई हो गई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा जो सालू है ये रेशम का कड़ा हुआ है, इस पर रेशम लगा हुआ है। सालू का मतलब दुपट्टा होता है, ओके। तो वो कह रही है कि देखो ये मेरा जो दुपट्टा है ये रेशम का कड़ा हुआ है, या फिर साल भी आप कह सकते हैं, जो लोग शॉल ओढ़ते हैं। तो वो कह रही है कि तुम देख नहीं रहे हो ये मेरा रेशम का दुपट्टा या रेशम का शॉल, ये देख करके तुमको नहीं लगता है कि मेरी सगाई हो गई, कल ही तो हुई है। इतना कह करके वो चली जाती है लड़की। लेकिन उस लड़के के ऊपर बिजली सी गिर जाती है और वह किसी को नाली में धकेलते हुए, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिराते हुए, किसी कुत्ते को पत्थर मारते हुए, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध डालते हुए और किसी सामने से आती हुई वैष्णवी से टक्कर खाते हुए और गालियाँ सुनते हुए आगे बढ़ता है। यह कहानी का पहला भाग है।
तो इस बात को सुन करके उस लड़के को ऐसा लगा कि उसके ऊपर बिजली सी गिर गई। वो एकदम शॉक्ड हो गया, वो एकदम आश्चर्य में आ गया, वो काफ़ी परेशान हो गया। और वो लड़की तो चली गई, लेकिन ये लड़का बिल्कुल पागलों की तरह आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर बिजली गिर गई थी। ये किसी को धक्का देते हुए नाले में गिरा देता था, पागलों की तरह करने लगा, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता था। ओके, तो छाबड़ी का मतलब टोकरी होता है। ओके, टोकरी वगैरह लोग लेकर के जो लोग सर पे जाते हैं उनको वो धक्का मारते हुए गिराते हुए वो आगे बढ़ता है। किसी कुत्ते को पत्थर मार देता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध गिरा देता है, किसी लड़की से टकरा जाता है जिसको वैष्णवी कहा गया है। यहाँ पे वैष्णवी का मतलब किसी लेडीज़ से है, ओके, या फिर गर्ल से है। तो लोग उसको गालियाँ देते हैं और वो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे पहला भाग ख़त्म होता है। अब दूसरे भाग को हम लोग देखते हैं। इस घटना के 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। यानी कि ये सब घटना 25 साल पहले की है, जब ये लड़का छोटा था, 12 साल का था। अब 25 साल के बाद ये लड़का अब युवा हो चुका है, जवान हो चुका है। उसका नाम लहना सिंह है। ओके, यानी कि इसी लड़के का नाम है लहना सिंह। और वो जो लड़की थी 8 साल की, ओके, वो अब सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने उसका नाम आता है। मतलब कि अब वो शादीशुदा हो चुकी है वो लड़की, ओके, और किसी सूबेदार से उसका शादी होता है, इसलिए उसकी पत्नी को अब सूबेदार से शादी होता है। तो ये सूबेदारनी हो चुकी थी। सूबेदार सेना का एक ऑफिसर होता है। ओके, तो ये लड़की जो है उसका शादी एक सूबेदार से हो जाता है, एक सेना के ऑफिसर से हो जाता है, और वो अब सूबेदारनी के नाम से जानी जाएगी। ओके, और लहना सिंह जो है वो भी अब काफ़ी युवा हो चुका था, जवान हो चुका था, और वो भी एक जवान के रूप में, ओके, सेना में भर्ती हो चुका था। ओके, और उसके ऑफिसर थे सूबेदार। ओके, और सूबेदार की पत्नी बन गई थी अब कौन, ये जो लड़की थी 8 साल की। ओके, यानी कि इससे शादी इसका नहीं होता है, उसका सगाई वही सूबेदार से हुआ था जो कि एक सेना के ऑफिसर थे। ओके, अब उनकी पत्नी ये बन गई थी, तो ये सूबेदारनी हो गई थी। ओके, लहना सिंह भी अब युवा हो चुका था और ये भी सेना में भर्ती हो चुका था और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में, ओके, लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो चुका था। वो 77 राइफल्स में जमादार बन चुका था। तो ये भी एक जमादार के पोस्ट पे सेना में भर्ती हो चुका था। ओके, और ये चूँकि युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1914 का समय था, 1914 से 18 के बीच का समय था। तो भारत भी विश्व युद्ध में शामिल हुआ था जर्मनी के खिलाफ। उसे जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाना था। ओके, और वो 77 राइफल में जमादार के पद पे सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए चला गया था। ओके, एक बार की बात है, वह 7 दिन की छुट्टी लेकर के अपने ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के ऑफिसर की चिट्ठी मिलती है कि फ़ौज को युद्ध पर जाना है, जल्दी से वापस आ जाओ। यानी कि उस समय वो छुट्टी लेकर के फ़ौज से 7 दिन के लिए अपने घर आया था। ज़मीन का कोई मुकदमा उसका चल रहा था, उसी मुकदमे के किसी पैरवी के केस में वो आया था, पैरवी कराने के लिए आया था मुकदमे के बारे में। तभी उसको अपने रेजिमेंट के, यानी कि अपने फ़ौज के एक अफसर की चिट्ठी मिलती है, एक ऑफिसर की चिट्ठी मिलती है कि जल्दी से फ़ौज में वापस आ जाओ। ओके, छुट्टी तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, जल्दी से वापस आ जाओ क्योंकि अब हम लोगों को युद्ध में जाना है। ओके, इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है, यानी कि सेना के सूबेदार हजारा सिंह। ओके, हजारा सिंह जिनकी पत्नी बन चुकी थी अब वो 8 साल की लड़की। ओके, तो उनको भी चिट्ठी आती है और वो भी आए हुए थे घर। ओके, और हजारा सिंह को चिट्ठी आती है कि वो और उसके बेटे बोधा सिंह, यानी कि हजारा सिंह के बेटे थे बोधा सिंह। बोधा सिंह यानी कि उसी लड़की का, सूबेदारिन का एक तरीके से कहें तो बेटा था ये, क्योंकि हजारा सिंह उसके पति थे और बोधा सिंह उसका बेटा था। ओके, तो दोनों को युद्ध पे जाना था और दोनों फौज में ही थे, यानी कि उस लड़की के पति और उसके बेटे दोनों फौज में थे। तो इन दोनों को भी चिट्ठी आता है कि जल्दी से आप लोग वापस आ जाइए, फौज में युद्ध पे जाना है। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। उस सूबेदार को लहना सिंह जानता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसी की पत्नी है वो लड़की जिससे वो आज से 25 साल पहले मिला था। तो लहना सिंह यानी कि वही लड़का अब जो फौज में चला गया था, भर्ती हो गया था, सूबेदार के घर पहुंच गया। अब तीनों लोग वहां पे जब चलने लगे, यानी कि लहना सिंह, वो सूबेदार और उसका बेटा। ओके, सूबेदार का नाम हजारा सिंह, उसके बेटा का नाम बोधा सिंह। ओके, तो ये तीनों लोग जब फौज में वापस लौटने लगे तो वो लड़की उसको पहचान लेती है। अब वो औरत जो बन चुकी थी वो उसको पहचान लेती है। ओके, वो सूबेदारनी अब बन चुकी थी, तो उस सूबेदारनी ने उसे पहचान लेती है और उससे आकर के अकेले में कहती है, कुड़माई हो गया वाला जो वाक्या है वो उसको सुनाती है 25 साल पहले।
कि कुड़माई हो गई, तुम ही पूछते थे ना, याद है ना तुम्हें। और उस घटना को भी याद दिलाती है और कहती है जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई थी उसी प्रकार आज तुम मेरे एकमात्र पुत्र और मेरे पति की रक्षा करोगे। यानी कि वही औरत आज उसको कह रही है कि जिस तरीके से बचपन में तुम मेरा जान बचाए थे उस घोड़ा गाड़ी से, आज मेरे पति और मेरे एकमात्र पुत्र की जान भी बचाओगे, उनकी भी जिंदगी की रक्षा करोगे। ओके, वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, यानी कि बहुत रिक्वेस्ट करती है उससे, ओके, कि तुम बोलो कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की जान बचाओगे। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है, यानी कि उस लड़के के दिल को छू जाती है यह बात। और युद्ध भूमि पे उसने सूबेदार के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उसकी जान बचाई। यानी कि युद्ध भूमि पे सूबेदार के बेटा को शायद मार दिया जाता, लेकिन लहना सिंह जो है अपने जान की रक्षा न करते हुए, अपने जान न बचाते हुए उसका जान बचा लेता है और घायल हो जाता है इस कोशिश में। ओके, और इसी अवस्था में वो जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा, यानी कि वो घायल हो गया था इस लड़के के जान को बचाने में, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदार और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखकर मेरा मत्था टेक देना और जब घर जाओ तो कहना कि उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो जब युद्ध खत्म हो गया और शत्रु पक्ष की यानी कि जर्मनी की पराजय हो गई, जर्मन सैनिकों की पराजय हो गई, तब सूबेदार और उसके पुत्र को ये गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और वे लोग वापस लौटने लगे। और जब वे लोग वापस लौटने लगे तो वो उसने कहा कि सूबेदारनी को जाकर के कह दीजिएगा कि उन्होंने जो कहा था मुझसे वो मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था, तब तक गाड़ी चल दी, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ गई और सूबेदार पूछ रहा था क्या कहा था उसने, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ गई, ये बताया नहीं। ओके, बता नहीं पाया। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा, ओके, और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वो खून से तार तार था तथा मृत्यु निकट होने पे जीवन की सारी घटनाएं मानो चलचित्र की तरह घूम गई। ओके, और अंतिम वाक्य उसके मुंह से जो निकला था यही था, उसने कहा था। तो जब ये लोग वहाँ से चले गए, गाड़ी जब खुल गई तो ये अपने कमरबंद को यानी कि अपने कमर को बांध लिया था। उस कमरबंद को खोलने के लिए बोला अपने वजीरा से, वजीरा भी कोई ऑफिसर होगा, ओके, या फिर कोई सैनिक होगा, उससे वो कह रहा है कि अपने कमरबंद को मेरे कमरबंद को खोल दो। जब कमरबंद को खोला गया तो वो पूरी तरीके से खून से तार तार था क्योंकि वो घायल था, उसके कमर के पास से काफ़ी ज़्यादा खून गिर रहा था और वो घायल था और उसको लग रहा था कि अब उसकी मृत्यु निकट है, अब वो नहीं बच पाएगा, अब उसकी मौत नज़दीक है। ऐसा लग रहा था कि सारी जो घटनाएं हैं ये मानव नहीं है, मानो, ओके, मानो सारी घटनाएं, ओके। ऐसा लग रहा था कि उसके बचपन की सारी घटनाएं और जो भी वो उस लड़की ने आज उसको कहा था, ओके, कि मेरे बेटे को जान बचा लेना, तो ये सारी घटनाएं ऐसा लग रहा था कि उसके चलचित्र के तरह, किसी फिल्म के तरह उसके आंखों के सामने घूम रही थी। उसको सब कुछ याद आ रहा था बचपन से लेकर के अब तक की सारी घटनाएं। और उसके अंतिम शब्द जो मुंह से निकला था वह यही था, उसने कहा था, यानी कि उसी लड़की ने जो बचपन में उसने अमृतसर में देखा था, जिस लड़की से मिला था, उसी लड़की ने कहा था कि उसके बेटे का जान बचा लेना। तो यही कहानी का शीर्षक हमारा, उसने कहा था, यानी कि उस लड़की ने क्या कहा था उसको, मेरे बेटे की जान बचा लेना और मेरे पति की जान बचा लेना। ओके, तो इसके बाद अखबार में ये बात छपा कि फ्रांस और बेल्जियम की सूची मैदान में घाव से भरा जमादार सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय से उसके मन में जो प्रेम उदित हुआ था उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण में रख करके उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि वह सूबेदारनी से आज भी उतना ही मोहब्बत करता था। तो अब आगे कहा गया है कि अगले दिन ये पेपर में छपा था कि ये जो युद्ध हो रहा था फ्रांस और बेल्जियम के सूची मैदान में, ओके, तो फ्रांस और बेल्जियम के सूची मैदान में ये युद्ध हो रहा था और वहीं पे ये लोग जर्मन सैनिक से लड़ रहे थे। तो वहाँ पे घाव से भरा हुआ जमादार सिंह यानी कि घायल जमादार सिंह जिस तरीके से अपने बचपन की छोटी सी मुलाकात में और परिचय में जो प्रेम उसके मन में उदित हुआ था, यानी कि उस लड़की के प्रति जो बचपन में उसके मन में प्रेम जो है वो उदित हुआ था, ओके, जो प्यार उसके मन में जन्मा था उस लड़की के लिए, आज भले ही वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो किसी और की पत्नी थी, लेकिन आज भी वो उससे उतना ही प्रेम करता था, उतना ही मोहब्बत करता था। और उस लड़की ने जो इससे बोला कि मेरे बेटे और पति का जान बचा लेना,
तो कहीं ना कहीं अपने उस प्रेम के वजह से, उस मोहब्बत के वजह से आज उसने उस लड़की के बात को रख दिया और उस लड़की के बात को पूरा किया। और भले ही अपने जान की उसको कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन अपने मोहब्बत के लिए, अपने सच्चे मोहब्बत के लिए उसने उस लड़की के बात को मानते हुए और उसके पति और उसके बेटे की जान बचा ली। तो इस तरीके से ये कहानी काफ़ी इमोशनल तरीके से ख़त्म होता है और इसमें यही बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करें वो आपके साथ हो, आप उसका कितना इज्जत कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके बातों का, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और कहीं ना कहीं इस कहानी में यही दिखाने का कोशिश किया गया है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा और आप समझ पाएँ इस कहानी को तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।